नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज़ाद भारत की यात्रा जो 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई, उसमें 70 का उत्तरार्ध 1970s की शुरुआत का दौर बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब इस देश ने आपातकाल को देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी थी। मेरी समझ से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था इस देश की दशा और दिशा तय करने के लिए। और इसके बाद मुझे जो याद आ रहा है महत्वपूर्ण समय, वो तब का है जब हमारी पीढ़ी बड़ी होने लगी थी, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने लगी थी, और राजीव गांधी की छवि धूमिल होने लगी थी। ये समय था 1987-88 का, जब एक जुमले के साथ राजा नहीं फ़कीर है, भारत की तकदीर है, इस जुमले के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी छवि गढ़ने में लगे थे और इस देश को यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, राजीव गांधी को हटाकर, तो बहुत कुछ बदलेगा। और सही में ऐसा हुआ भी। अच्छे के लिए बदला या बुरे के लिए, ये तय करना इतिहास का काम है। यही वो दौर था 90 का पूर्वार्ध, जब कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बुलंद हुआ था। एक तरफ नारा चल रहा था राजा नहीं फ़कीर है, भारत की तकदीर है, तो दूसरा नारा इसी दौर में बुलंद होने लगा था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी थी। यही वो दौर था जब अपनी सत्ता बचाने के लिए यकायकी तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू कर दिया था और इस देश को एक आग में झोंक दिया था, और वो आग थी मंडल बनाम कमंडल की। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण बात और थी, वो थी दलित चेतना के उभार की। कांशीराम दशकों से प्रयास कर रहे थे दलितों को एकत्रित करने का, उनको राजनीतिक शक्ति बनाने का, और इसी दौर में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लिया था और एक बड़ा नारा गूंजा था, जुमला गूंजा था, आप कह सकते हैं कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा इसलिए चरितार्थ हुआ क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादियों को उम्मीद थी कि दोबारा उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के गठजोड़ ने सही में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में ला दिया था और वो लोग सरकार बनाने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक दूसरे प्रकार के बदलाव की है। 1991 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे कुछ समय तक, प्रधानमंत्री पद में वो कुछ ही समय रहे, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस दौर में भारत की आर्थिक स्थिति रसातल में चली गई थी। हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था ब्रिटेन के बैंक्स में। फिजिकली हमारे यहाँ से कई टन सोना ब्रिटेन के बैंकों में गया, तब वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी मिली, जिससे देश चल रहा था टुकड़े टुकड़ों में। और फिर आए नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, जिनके शासनकाल में 5 साल के शासनकाल में इस देश में बहुत कुछ बदला और भारत की दशा और दिशा ही बदल दी। नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। और इसी दौर में एक नाम बड़ा चमका था, उसका इन बदलावों से कोई लेना देना नहीं था उस व्यक्ति का, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी आपकी सबकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए। 1996 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था, ये उस समय की बात है, हॉटमेल नाम से
पहली ईमेल सर्विसेज लॉन्च हुई थी और हमें पता चला था ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि जिसको के जरिए हम तत्काल अपनी चिट्ठी किसी दूसरे के पास सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। इस व्यक्ति का नाम था सबीर भाटिया। आज चर्चा सबीर भाटिया की इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से अचानक वो फिर केंद्र में आ चुके हैं। सबीर भाटिया चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 14 प्रश्न देश की जनता से पूछे हैं। सर्वेक्षण कराया है, आप कह सकते हैं, भारत के मिजाज को समझने का। और जो उत्तर आए हैं, जो 14 प्रश्नों के उत्तर 7,000 लोगों ने दिए हैं, वो देश के मिजाज को बदलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबीर भाटिया 1968 में चंडीगढ़ में जन्मे। उन्होंने उच्च शिक्षा भारत में ही ली। बिट्स में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी। बिट्स बहुत प्रसिद्ध संस्थान है पिलानी का, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। फिर अमेरिका चले गए, वहाँ उन्होंने पहले कैलटेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। फिर विश्व के सबसे श्रेष्ठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाने वाले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उच्च डिग्री प्राप्त की। और यहीं से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही उनके भीतर इनोवेशंस का गुण विकसित हुआ और जिसका नतीजा आया 1996 में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था उस दिन, जिस दिन भाटिया ने अपने एक अंग्रेज साथी, उनका नाम यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जैक स्मिथ था, जैक स्मिथ और सबीर भाटिया ने मिलकर hotmail.com शुरू की। एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसने डिजिटल स्वतंत्रता के मायने ही बदल दिए और पहली बार दुनिया के आम आदमी को इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी ईमेल करने की सुविधा मिल गई। hotmail.com आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार था और इस क्रांतिकारी विचार के कारण हॉटमेल दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। इतनी लोकप्रिय कि विश्व के टेक्नोलॉजी जाइंट माइक्रोसॉफ्ट को इसे खरीदना पड़ा। उन्होंने भाटिया से इसको खरीद लिया क्योंकि इतनी बड़ी और विशाल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई थी कि हॉटमेल बन गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छा प्रपोजल देकर उसका अधिग्रहण कर लिया। बहरहाल सबीर भाटिया की यात्रा यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद वे नए लोगों को इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए नए प्रोडक्ट्स पर और वो भारत के साथ लगातार जुड़े रहे। वे भारत में कई काम ऐसे करते हैं जिसको आप कह सकते हैं समाज के प्रति योगदान उनका है और वे भारत के भविष्य पर भी अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को सामने रखते रहे। और इसी के चलते उन्होंने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक एक हफ्ते के भीतर 14 सवाल पूछे भारत की जनता से। आप कह सकते हैं उन्होंने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण कराया जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यह ना कोई स्पॉन्सर्ड सर्वेक्षण था, ना किसी राजनीतिक मकसद के लिए किया गया, बल्कि केवल सबीर भाटिया ने देश का मिजाज परखने का प्रयास किया। इस पर जो वोट देने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो इंटरनेट पर सक्रिय रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और जिन्हें माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए इन 14 प्रश्नों के जो उत्तर इन 7,000 लोगों ने दिए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इशारा करते हैं कि अब बहुत कुछ इस देश में बदल रहा है। समझिए कैसे। पहला प्रश्न था कि लोग वर्तमान सरकार को किस दृष्टि से देखते हैं और आप जानते हैं इसका उत्तर इन 7,000 लोगों ने, अधिकतर लोगों ने क्या कहकर दिया। इन लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है, तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है। यह प्रतिक्रिया बताती है कि सरकार की शक्तियों का जो केंद्रीयकरण हो गया है और जो असहमति के प्रति यह सरकार सहमत नहीं है, असहमति के स्वरों को दबाने का प्रयास करती है, वो जनता को भा नहीं रहा है। कई लोगों ने यह भी माना कि सरकार फैसले जनता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ हानि को देखकर लेती है। यह लोकतांत्रिक प्रोसेस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यह बताता है कि आम नागरिक केवल योजनाओं और घोषणाओं से नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत को भी
देखने और समझने लगा है। एक प्रश्न था देश की आर्थिक हालात के बारे में, उस पर भी जो 7,000 लोगों की राय रही वो निराशाजनक है। इन लोगों ने माना कि पिछले 5 वर्षों में आर्थिक स्थिति खराब हुई है, आम जनता की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। भले ही सरकार, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय बढ़ती हुई जीडीपी की बात करे, देश की इकोनॉमी के चौथे नंबर की इकोनॉमी होने का दावा पेश करे, बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की बात करे, लेकिन आम जनता के जीवन में इन सब चीज़ों का असर नहीं दिख रहा है, ऐसा इन लोगों ने माना है। बहुतों का कहना था कि रोजगार के अवसर बेहद कम हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ तेजी से बढ़ा है। यह प्रतिक्रिया भारत के विकास मॉडल के उस अंतर को उजागर करती है जहां ऊपर चमकदार ग्राफ दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उतनी ही गहरी असमानता और आर्थिक तनाव पैदा हो रहा है। भ्रष्टाचार पर इस सर्वेक्षण में पूछा गया भाटिया जी के द्वारा। भ्रष्टाचार भारत की राजनीतिक चर्चा का हमेशा केंद्र रहा है। उसे भी जनता ने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती इस सर्वेक्षण में बताया। इसका मतलब यह है कि चाहे सरकारें बदलती हों, घोषणाएं बदली हों, नए नए जुमले सामने आए हों, शपथ ली गई हो कि भ्रष्टाचार को जड़ से हटा देंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तविक और निर्णायक परिवर्तन का अनुभव अभी तक आम जनता को नहीं हुआ है। जनता को लगता है कि ईमानदार शासन का सपना अधूरा है और ईमानदार नेतृत्व आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसको समझिए, ईमानदार नेतृत्व आज की जरूरत है। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि जनता का एक बड़ा वर्ग मानने लगा है कि वर्तमान नेतृत्व बात तो ईमानदारी की करता है, लेकिन ईमानदार है नहीं। संदेश साफ है कि भारत का नागरिक अब केवल नारे नहीं चाहता, उसे वास्तविक नैतिक नेता चाहिए, नेतृत्व चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि एक ओर लोग खुद को सरकार की आलोचना करने में स्वतंत्र महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर लोकतंत्र की कमजोरी की चिंता भी साफ व्यक्त करते हैं। यह द्वंद्व आधुनिक भारत के मन की स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति स्तर पर साहस है, लेकिन संस्थागत ढांचा कमजोर नजर आ रहा है। चाहे न्यायपालिका हो, मीडिया हो, संसद हो, विश्वविद्यालय हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे जो तंत्र के हिस्से हैं ये कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसा जनता ने स्पष्ट कहा है। और यह भी कहा है इस सर्वेक्षण में कि देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और धार्मिक समानता भी खतरे में महसूस हो रही है। यह सामूहिक असुरक्षा बताती है कि सामाजिक और संवैधानिक मर्यादाएं भारी दबाव में हैं। भाटिया के सर्वेक्षण में शिक्षा और इनोवेशंस पर, नवाचार पर भी जनता ने राय दी। लोग महसूस करते हैं कि भारत में आलोचनात्मक सोच और नवाचार यानी इनोवेशंस को बढ़ावा देने वाली शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। इस सर्वेक्षण में लोगों ने बताया कि सरकार ने स्कूलों में इनोवेशंस बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं और न्यायपालिका तथा शिक्षा दोनों को तत्काल सुधार की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा भविष्य का निर्माण करती है और न्यायपालिका नागरिकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा सहारा आम नागरिक को है। इन दोनों पर असंतोष यह बताता है कि भविष्य के निर्माण की बुनियाद कमजोर पड़ रही है। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण नीति पर भी लोगों की राय बेहद कठोर रही। जनता ने माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है लेकिन संतोषजनक नहीं है। और जलवायु परिवर्तन को तो इस मुल्क में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और आखिरी सवाल जब पूछा गया क्या भारत 2047 तक विकसित देश बनने की राह पर है, तो अधिकांश ने बिग नो कहा, नहीं कहा। इससे यह साफ हो जाता है कि लंबी अवधि के लिए विकास की कथाएं राजनीति में भले आकर्षक लगती हों, लेकिन जनता उनको धरातल पर परखने लगी है। एक प्रश्न, शायद अंतिम प्रश्न था ये सुबीर भाटिया का, कि भारत को बेहतर भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं जनता ने क्या कहा? जनता ने कहा उन्हें एक ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए। यह संदेश केवल वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी
आप कह सकते हैं एक दिशा निर्देश है। नागरिक अब भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेना चाहते हैं। वे राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी नेतृत्व है या आने वाले समय में आएगा वह ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा और नैतिक होगा। इस सर्वेक्षण को केवल सोशल मीडिया के क्वेश्चन आंसर समझ के टाला नहीं जा सकता है। यह उन संकेतों को उजागर कर रहा है जो भारत में नागरिक चेतना का स्वरूप बताते हैं और ये बताते हैं कि भारत में आम आदमी की चेतना अब बदल रही है। आज का युवा या मध्यम वर्ग केवल विकास के चमकदार पोस्टर नहीं चाहता है, जुमले नहीं चाहता है, वह जवाबदेही मांग रहा है, अवसर मांग रहा है, समानता और स्वतंत्रता चाहता है। वह राष्ट्रवादी है लेकिन आंख मूंद कर समर्थन नहीं करेगा। वह प्रश्न करने लगा है, विश्लेषण करने लगा है और आकांक्षाओं को तर्क के साथ जोड़ने भी लगा है। यह बदलाव भारत की डेमोक्रेटिक आत्मा के लिए, लोकतांत्रिक आत्मा के लिए बहुत पॉजिटिव संदेश है, संकेत है कि जनता अब प्रौढ़ हो रही है। युवा है लेकिन प्रौढ़ हो रही है, सोच की दृष्टि से परिपक्व हो रही है और सत्ता को स्वाभाविक नहीं बल्कि उत्तरदायी मानती है, आंसरेबल मानती है। एक और आयाम इस बात से जुड़ा है कि वैश्विक लोकतंत्र आकलन की प्रतिष्ठित रिपोर्ट हाल के वर्षों में भारत को लोकतांत्रिक संस्थाओं के शरण की श्रेणी में रख रही हैं। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। उन्हें अक्सर राजनीतिक नज़रिए से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जब उसी भाव को जनता व्यक्त करने लगे तो यह चेतावनी अधिक गंभीर हो जाती है। इसी तरह के कई आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि भारत में सबसे संपन्न वर्ग और गरीब और मध्यम वर्ग के बीच की खाई दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है। नौकरी के अवसर सिमटने लगे हैं, वेतन वृद्धि की बात अब नहीं होती है। इस सब पृष्ठभूमि में सुबीर भाटिया का यह सोशल सर्वेक्षण उस विचारधारा का हिस्सा बनता है जहां जनता भविष्य की ओर देखते हुए केवल वायदों पर नहीं, परिणामों पर और नियत पर विश्वास मांग रही है। स्पष्ट है कि देश का मिजाज बदल रहा है।